देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। भारत भ्रमण बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। अनाहिता की छोटी सी गलती बनी साइरस मिस्त्री की मौत का कारण, पालघर पुलिस ने किया खुलासा। पहाड़ी राज्य हिमाचल में क्यों गर्म है पीओके और पाकिस्तान का मुद्दा, समस्तीकरण। मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने के लिए यूपी में बीजेपी का बड़ा कदम, भूपेंद्र चौधरी ने किया ऐलान। आरा में बाइक सवार दो दोस्तों को डंपर ने कुचला, दोनों की मौके पर मौत। बहन मिलकर लौटाने के दौरान हुआ हादसा। मध्य प्रदेश में 43 ट्रेनें निरस्त, 7 का बदला गया रूट। यात्रा शुरू करने से पहले जाने पूरा स्केड्यूल। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक कार दुर्घटना में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत हो गई थी। यह हादसा इतना ज्यादा भयावह था कि गाड़ी के परखच्चे तक उड़ गए थे। 2 महीने चली जांच पड़ताल के बाद पालघर पुलिस ने उनकी मौत की वजह का खुलासा कर दिया। पुलिस का कहना है कि मामले में डॉक्टर अनाहिता पंडोले के पति का बयान दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया है कि अचानक लेन बदलने के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें अनाहिता कार को कंट्रोल नहीं कर पाई और उनके पति ड्वायरस पंडोले ने कहा कि अचानक लेन बदलने के बाद कार के सामने एक वाहन आ गया था और अनाहिता तब कार को कंट्रोल नहीं कर पाई। इस हादसे में अनाहिता और उसका पति भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अनाहिता का अभी भी इलाज जारी है और इसलिए उनका बयान दर्ज नहीं किया पाया। और बता दें कि डीवीआईपीएससी प्रशांत परदेशी ने बताया है कि जानकारी दी है। और साथ ही आपको बता दें कि अनाहिता पंडोले के पति को डोरिस पंडोल को कुछ दिन पहले ही अस्पताल से छुट्टी मिली थी और डोरिस पंडोल का इलाज मुंबई के सर एनएच रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में चल रहा था। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक अनाहिता की तबीयत में जिस तरह से सुधार हो रहा है उससे उन्हें अस्पताल से जल्द छुट्टी मिल सकती है। और पिछले 4 सितंबर को गुजरात से मुंबई लौटते समय महाराष्ट्र के पालघर जिले में कांसा नदी के पुल के पास साइरस मिस्त्री की कार दुर्घटना में ग्रस्त हो गई थी और हादसे में साइरस मिस्त्री और उनके एक दोस्त जहांगीर पंडोले की मौत हो गई थी। वहीं ड्वायरस और अनीता पंडोले घायल हो गए थे। कार में 4 लोग सवार थे और बता दें अनाहिता पंडोले गाड़ी चला रही थी, उनके पति उनके बगल की सीट पर बैठे हुए थे। वहीं मिस्त्री और जहांगीर दोनों ही पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां जनता को लुभाने और चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसमें सबके बीच अब राजनाथ सिंह के एक बयान ने सियासी गर्मी का पारा और बढ़ा दिया है। बता दें कि पीओके को लेकर उनके जिक्र के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। अब चुनाव से पहले पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को हासिल करने का मुद्दा यहां गरमाने लगा है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में चारों तरफ कश्मीर की चर्चा हो रही है। केवल राजनाथ सिंह ही नहीं, जेपी नड्डा से लेकर योगी आदित्यनाथ तक पीओके का मुद्दा उठा चुके हैं। इन कयासों को मजबूती देने का काम श्रीनगर में चेनार कॉम्पर्स के कंपाउंडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस आजुला ने किया। और बता दें उन्होंने भी इसे लेकर बयान जारी किया था। उनका कहना था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के शेष हिस्से पर फिर से कब्जा करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है और सेना को सिर्फ सरकार के आदेश का इंतजार है। ऐसे में अब हिमाचल के कांगड़ा में प्रचार के लिए पहुंचे राजस्थान, बता दें जिस तरह से मामला सामने आया उसी को लेकर राजनाथ सिंह के सामने जनता के पीओके और पीओके के नारे लगाए। इस पर राजनाथ मुस्कुरा दिए और कहा कि धैर्य रखिए और धैर्य रखिए। केवल कांगड़ा में ही नहीं, वो ये मुद्दा कश्मीर में भी बड़गाम के शौर्य दिवस पर भी उठ चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कहा था कि पीओके के साथ जो पाकिस्तान ने किया है उसे और उसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी। और उनकी ऐसे बयानों के बीच हिमाचल में चुनाव से पहले सवाल उठने लगे हैं कि क्या पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर को लेकर कुछ बड़ा बयान होने वाला है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सामूहिक शादी समारोह में पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर के फार्म हाउस पर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष
भूपेंद्र चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार मुस्लिमों पर नगर निकाय चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशियों को बीजेपी की ओर से मौका दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सामूहिक शादी समारोह 151 जोड़ों को दी शुभकामनाएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यूपी सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करके इसे नियंत्रण करने का कार्य कर रही है, जहां तक ये सभी के लिए चैलेंज का बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। बता दें कि सबको मिलकर इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अपनी जवाबदेही चाहे राज्य सरकार हो या चाहे हम लोग हो, सबकी जिम्मेदारी निभाते हुए इस प्रयास को आगे बढ़ाना है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी को चुनाव में हराने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। पिछले 4 सालों से प्रदेश की महान जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद का क्रम लगातार बना रहेगा। बीजेपी राजनीतिक और समाज क्षेत्र में सक्रिय है, जनता से जुड़े हुए काम करते हैं। क्या समाजवादी पार्टी का कोई नेता इस तरह का कार्य कर रहा है? इतना बड़ा आयोजन है कि समाज के बीच में हमें एक्टिव है। भोजपुर जिले के आरा अरवल मुख्य मार्ग पर नारायणपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के पास देर रात एक डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया और हादसे में दोनों की मौत हो गई। एक बाइक पर सवार दोनों युवक दोस्त थे और मृतक की पहचान अरवल जिले के अरावल थाना क्षेत्र के असलानपुर कुटिया गांव निवासी राजेश कुमार के 19 वर्षीय पुत्र रवि कुमार के रूप में की गई है और दूसरा युवक अरवल थाना क्षेत्र के अहिसियापुर तिवारी अभिंगा गांव निवासी अनिल सिंह का 19 वर्षीय पुत्र प्रशांत कुमार था। और घटना के बाद जब इसकी खबर परिजनों को लगी तो कोहराम मच गया। घटना के संबंध में मृतक प्रशांत कुमार के पिता अनिल सिंह ने बताया कि वह अपने दोस्त रवि कुमार के साथ अपने फुफेरी बहन से मिलने सुबह बाइक से नवादा थाना क्षेत्र के जगदेव नगर गया हुआ था। बता दें, रात जब वो दोनों बाइक से घर लौट रहे थे तो उसी दौरान नारायणपुर गांव के पास किसी डंपर ने दोनों को रौंद दिया। दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए और हादसे के बाद उन्हें स्थानीय लोग और स्थानीय थाने की पुलिस के सहयोग से आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद नारायणपुर थाना की पुलिस ने इसकी सूचना मृतकों के परिजन को दी। सूचना मिलते ही परिजन आरा सदर अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने दोनों युवक के शव का आरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया। बताया गया कि दोनों युवक एक ही साथ पढ़ाई भी किया करते थे। रेल लाइन दोहरीकरण के चलते मध्य प्रदेश में 50 ट्रेन प्रभावित हुई हैं। 43 ट्रेन पूरी तरह से निरस्त कर दी गई हैं और 7 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर भोपाल मंडल में मालखेड़ी और महादेवखेड़ी स्टेशन के बीच रेल लाइन दोहरीकरण के तहत प्री नॉन और नॉन इलेक्ट्रिकल का काम किया जा रहा है। रेलवे ने यात्रियों की परेशानी को कम करने के लिए विंडो टिकट का भुगतान वापस करने की काउंटर पर व्यवस्था की है। ऑनलाइन टिकट धारक यात्रियों के बैंक खातों में राशि वापस लौटाई जाएगी। रेल यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा शुरू करने से पहले पूरा स्केड्यूल जान लें। बता दें कि 06603 06604 बीना कटनी बीना मेमू ट्रेन 11 से 18 नवंबर तक निरस्त होगी। 1127 इटारसी भोपाल इटारसी विंध्याचल एक्सप्रेस ट्रेन 11 से 18 नवंबर और 22161 भोपाल दमोह राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेन 10 से 17 नवंबर। 22162 दमोह भोपाल राज्य रानी एक्सप्रेस 11 से 18 नवंबर तक। 22165 भोपाल सिंगरौली एक्सप्रेस 12 से 16 नवंबर तक। 22166 सिंगरौली भोपाल एक्सप्रेस 15 से 17 नवंबर को प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। 22167 सिंगरौली निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन 13 नवंबर को प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। 22168 निजामुद्दीन सिंगरौली एक्सप्रेस ट्रेन 14 नवंबर को प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त होगी। 02186 रीवा रानी कमलापति रीवा स्पेशल ट्रेन 12 नवंबर को प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। 18236 बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन 9 से 17 नवंबर तक। 18235 भोपाल बिलासपुर ट्रेन 11 से 19 नवंबर तक। 18573 विशाखापट्टनम भगत की कोठी एक्सप्रेस ट्रेन 10 से 17 नवंबर तक निरस्त रहेगी। 18563 भगत की कोठी विशाखापट्टनम एक्सप्रेस ट्रेन 13423 भागलपुर अजमेर 10 से 17 तक। 12345 अजमेर भागलपुर 12 और 19 नवंबर को निरस्त रहेगी।
उदयपुर सिटी शालीमार 12 नवंबर को निरस्त रहेगी। आजमगढ़ सतरकांची 13 नवंबर को निरस्त रहेगी। बता दें अजमेर दुर्गा एक्सप्रेस ट्रेन 14 नवंबर को निरस्त रहेगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बच्चा हमारे पास है। तो आज शाम को ग्वालपाड़ी के पीछे 2,270,00,000 रुपए लेके आ जाइयो। 2,270,00,000? वो ऑटो डबल भाड़ा मांगता है, कहता है रिटर्न सवारी नहीं मिलती। रैपिडो ऑटो ट्राई कीजिए ना इस बार, सबसे किफायती भी है और घर तक पिकअप भी कर लेगा। सब कुछ ऐप पर है। रैपिडो ऑटो, फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली में लोगों का वायु प्रदूषण से हाल बेहाल है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में 400 से दर्ज हो रहा है। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। साथ ही डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया है कि दिल्ली की जनता से आग्रह है कि मास्क पहने और वायु प्रदूषण से स्वयं की रक्षा करें, क्योंकि केजरीवाल गुजरात हिमाचल में मुफ्त की रेवड़ी से जुड़े वादे करने और दिल्ली की जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए के खर्च से विज्ञापन देने में व्यस्त हैं। मनसुख मांडविया ने एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप सुरजेवाला और रणदीप गुलेरिया के उस बयान को रीट्वीट करते हुए ये बात कही, जिसमें उन्होंने बताया था कि बच्चे, बुजुर्ग और जिनके फेफड़े और दिल कमजोर हैं उन्हें ऐसी जगहों पर ना जाना चाहिए जहां प्रदूषण हो। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो 3 दिन में जाएं, जब धूप हो, और मास्क जरूर पहने। वायु प्रदूषण को हम साइलेंट किलर कह सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के अनुसार शनिवार की सुबह दिल्ली में आईटीओ में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में 413 रिकॉर्ड हुआ। वहीं आनंद विहार में गंभीर श्रेणी में 411 दर्ज हुआ। इसके अलावा नेहरू नगर में AQI 449, पटप्पड़गंज में AQI 434, अशोक विहार में AQI 433, सोनिया विहार में AQI 449, जहांगीरपुरी में AQI 456, विवेक विहार में AQI 440, नरेला में AQI 464, वजीरपुर में AQI 449, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 421, भवाना में भी गंभीर श्रेणी में AQI दर्ज किया गया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने राजधानी के स्कूलों में 5वीं तक की सभी क्लास मंगलवार 8 नवंबर तक के लिए बंद कर दी गई है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को एक औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। इसमें 5वीं से ऊपर की सभी क्लासेस के बच्चों के लिए आउटडोर असेंबली और आउटडोर प्लेइंग एक्टिविटी को मंगलवार 8 नवंबर तक बंद करने की बात कही है। दिल्ली एनसीआर के कई स्कूल और छात्रों के अभिभावकों को प्रदूषण को बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए प्राथमिक कक्षाओं के विद्यालयों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने की सरकार की घोषणा का स्वागत किया। इसके साथ ही स्कूल और छात्रों के अभिभावकों ने आशा व्यक्त की है और मौजूदा समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों के साथ साथ लोगों द्वारा भी ठोस प्रयास किए जाएंगे। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि सरकार को स्कूलों में छुट्टियों के कार्यालय में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि हर साल सर्दियों के मौसम में प्रदूषण की समस्या गंभीर हो जाती है। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी में प्राथमिक स्कूल शनिवार से अगले आदेश तक बंद रहेंगे और जबकि अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बाहरी गतिविधियां समिति कर दी जाएंगी। सरकार के इस फैसले से जहां माता पिता ने राहत की सांस ली, वहीं कई स्कूलों ने बार बार स्कूल बंद होने के कारण बच्चों के नुकसान पर भी चिंता व्यक्त की।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों में धुंध छा रही है। वहीं दिन में बहुत हल्की धूप निकल रही है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग विज्ञान ने शनिवार से दिल्ली में मौसम में बदलाव होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में शनिवार को सुबह में धुंध और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। और बता दें, वही मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। रविवार को भी दिल्ली में धुंध के साथ आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। नोएडा और गुरुग्राम में मौसम कंबोज दिल्ली जैसे ही रहेगा और इससे पहले शुक्रवार को भी दिल्ली में धुंध छाई रही और हल्की धूप निकली। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें कि दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 ज्यादा 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से शनिवार को भी राहत नहीं मिली। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में हवा दम घोटू बनी हुई है और वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शनिवार की सुबह दिल्ली में आईटीओ में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में 413 रिकॉर्ड दर्ज किया गया। आनंद विहार में 411, इसके अलावा नेहरू नगर में 439, जहांगीरपुरी में 456, वजीरपुर में 439 दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंडिगो एयर की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई। ये खराबी फ्लाइट लैंड करते समय आई। जानकारी के मुताबिक फ्लाइट लैंड करते समय प्लेन का टायर फट गया, लेकिन इंडिगो प्रबंधक ने तकनीकी खराबी बताई। ये फ्लाइट प्रयागराज से भोपाल आ रही थी और बता दें कि फ्लाइट प्रयागराज से भोपाल आकर हैदराबाद जाती और फ्लाइट में खराबी आने से हैदराबाद जाने वाले यात्री एयरपोर्ट पर परेशान होते रहे। टेक्निकल इश्यू के चलते यात्रा हैदराबाद का सफर नहीं कर सके। वहीं इस फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। यही तकनीकी खराबी की वजह से हैदराबाद के अलावा दिल्ली की फ्लाइट भी रद्द कर दी गई। इंडिगो एयर की दोनों फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। दोनों फ्लाइट्स के रद्द होने की से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं इंडिगो की तरफ से बताया गया कि लैंडिंग के बाद और पार्किंग बे में पहुंचने पर प्रयागराज से भोपाल के लिए उड़ान 6E71222 संचालित करने वाले विमान में बाएं लैंडिंग गियर का टायर खराब हो गया था। पहिया बदलने के बाद विमान फिर से परिचालन में आ गया। इसके चलते भोपाल से हैदराबाद के लिए आगे की उड़ान रद्द कर दी गई। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए उन्हें खेद था। पंजाब के शिवसेना नेता सुधीर सूरी की पंजाब के अमृतसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना अमृतसर के मजीठा रोड पर गोपाल मंदिर के बाहर हुई। इस हादसे में सूरी को 2 गोलियां लगी और हादसे में शिवसेना नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनकी हालत नाजुक बताई जा रही थी। शिवसेना नेता गोपाल मंदिर में बाहर कूड़े को लेकर ध्यान दे रहे थे। सुधीर सूरी पर 2 हमलावरों ने हमला कर दिया, जिसमें से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान संदीप के रूप में हुई। एक और हमलावर फरार हो गया। हमलावर संदीप ने लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल किया। हथियार भी बरामद कर लिया गया। पूरी वारदात पर अमृतसर के सीपी ने कहा कि सुधीर सूरी को आंदोलन के दौरान गोपाल मंदिर अमृतसर के बाहर गोली मार दी गई। उन्होंने गोली लगी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उनकी मौत हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके हथियार बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल वक्त उस लेक्चर्स ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। अरे बता ना, हिंट तो दे। तो जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। कैफे डिलाइट। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। ओ जमाने की रोक टोक और किराए की नोक झोंक को पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो।
के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि त्रिपुरा में एक बार फिर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। झड़प को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई। पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस के 4 समर्थकों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि यह सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच बुधवार को सिपाही झील जिले में झड़प हो गई थी। इस झड़प में दोनों तरफ से कई वर्कर्स घायल हुए थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षाकर्मी पर हमला करने के आरोप में भी इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल बुधवार दोपहर जिले के अराउ खोला में पार्टी के झंडे लगाने के दौरान बीजेपी समर्थकों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कथित तौर पर हमला किया था। इस हमले में कांग्रेस के 3 कार्यकर्ता घायल हो गए थे। इसके बाद कांग्रेस के वर्कर्स ने भी बीजेपी कार्यकर्ता पर भी हमला किया था। इसमें बीजेपी के भी कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें आई थी। इससे पहले त्रिपुरा के जीबी बाजार इलाके में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित खाद्य वितरण कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस वर्कर पर हमला किया था, जिसके कारण कम से कम 8 कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए थे। बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच इससे पहले जून 2022 में भी झड़प हुई थी। तब कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि अगरतला उपचुनाव में पार्टी की जीत के बाद उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भाजपा के गुंडों ने हमला किया। यह झड़प अगरतला के कांग्रेस भवन में सामने हुई। इसमें त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस विश्वजीत सिन्हा समेत कम से कम 19 कार्यकर्ता घायल हुए थे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। तो आमने सामने कार्यकर्ता भिड़ गए और यह झड़प होती हुई नजर आई। जेनेटिकल मॉडिफाइड सरसों की खेती की सिफारिश का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और एंटी जीएम कार्यकर्ता अरुण रेड्डी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पक्ष रखने को कहा है और 10 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय करते हुए कोर्ट ने कहा है कि सरकार फिलहाल इस मामले में आगे कदम उठाएगी। और वकील प्रशांत भूषण के जरिए दाखिल याचिका में कहा गया है कि जीएम खेती पर्यावरण जैव विविधता के लिए नुकसानदायक है। वहीं जीएम सरसों के जेई से मंजूरी मिलने के बाद स्वयंसेवी कार्यकर्ता, किसान संगठन और मधुमक्खी पालकों ने विरोध किया है। 2012 में कोर्ट की तरफ गठित कमेटी ने जरिए फसलों के खिलाफ सिफारिश दी थी। 2016 और 17 में हुई सुनवाई के केंद्र सरकार ये कहती रही कि अब जीएम सरसों पर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन अब पर्यावरण मंत्रालय की जेनेटिक्स इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने इसकी सिफारिश कर दी है और केंद्र सरकार पर इस फैसले लेने का जा रही है। प्रशांत भूषण ने दलीलें सुनने के बाद जस्टिस और सुधांशु धूलिया के बेंच ने कोर्ट में मौजूदा एडिशनल सिलसिलेवार जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सवाल पूछा। उन्होंने बताया कि फिलहाल सिर्फ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के खेतों में इस रोपा जा रहा है और इस पर जजों ने कहा है कि मामले पर 10 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। फिलहाल सरकार इस मामले पर आगे के कदम बढ़ाएगी और भारत में सरसों की खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन के भी किसानों की आय का मुख्य साधन है। सरसों से बेहद अच्छी क्वालिटी का शहद मिलता है और देश विदेश में सरसों की प्रतिकृति शहद की काफी महंगी और मांग है। और लेकिन बता दें आपको, सरसों की खेती को लेकर हर समूह के मधुमक्खी पालकों ने विरोध किया। इसका मुख्य कारण यह रहा कि मधुमक्खियां सरसों का परागण करके शहद इकट्ठा करती हैं, लेकिन इसे कई देशों में चिकित्सा के कारण जीव मुक्ति के तैयार पर शहद की इस्तेमाल किया जाता है। तो 10 नवंबर को ये सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये बात कही है, तो ये 10 नवंबर इसकी तारीख तय की गई है। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी गंभीर होने की वजह से चारों तरफ धुंध है और आनंद विहार में कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि दिल्ली के हालात कितने गंभीर बने हुए हैं। और बता दें कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स और वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 यानी कि गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। नोएडा में AQI लेवल 562 यानी कि गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली में हालात लगातार गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। दीपावली के बाद दिल्ली NCR में सांस लेने दूभर हो गया। दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में AQI 573 और श्रेणी में दर्ज किया गया है। बता दें कि 469 श्रेणी में गुरुग्राम में, 539 श्रेणी और नोएडा में 562 श्रेणी में। और इस लेवल पर पहुंचने पर हवा काफी प्रदूषित हो जाती है, लोगों की सेहत पर बुरा असर डालती है। दिल्ली और NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब चार्ज सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसमें ABS 6 वाहन के अलावा अन्य डिजिटल वाहन के संचालक पर रोक रहेगी और इलेक्ट्रिक और CNG से चलने वाले ट्रकों के अलावा अन्य ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इससे पहले ग्रैब के तीसरे चरण के तहत दिल्ली NCR में निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक लगाई गई है। रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, ISBT, राष्ट्रीय सुरक्षा, डिफेंस, राष्ट्रीय महत्व प्रोजेक्ट इसमें शामिल नहीं है और ईट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर नहीं चलेंगे। अब ग्रैब 4 के तहत अन्य डीजल वाहन के संचालक पर रोक लगाई गई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच अब स्वास्थ्य समस्याएं की शिकायत आनी शुरू हो गई है। इससे सांस लेने में कठिनाइयां हो रही है, नाक बहना, गले में खराश, खुजली और आंखों में पानी आना शामिल है। इसके साथ अस्थमा और CDOP मरीज को अटैक का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं एलर्जी का समस्या भी उभर रही है और बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाओं की सेहत का खास ध्यान रखने की इस मौसम में जरूरत पड़ रही है। तो प्रदूषण का कहर हम लगातार देख रहे हैं।
कानपुर में रिश्तों को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने पति आश्विक के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। मामला कानपुर देहात के मंगलपार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां कुछ महीने पहले संतोष नाम के शख्स की उसकी दुकान के अंदर ही हत्या कर दी गई थी। मृतक की बेटी ने इस मामले की अपनी मां और उसके प्रेमी पर पिता की हत्या का शक जताया। पुलिस ने जब दोनों को गिरफ्तार कर लिया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। दरअसल कुछ महीने पहले संतोष का शव उसकी दुकान के अंदर पड़ा हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या की जांच पड़ताल शुरू की। घर वालों से पूछताछ में मृतक की बेटी ने अपनी मां उर्मिला और उसके आश्रित सुनील पर पिता की हत्या करने का आशंका जताया। पुलिस ने मृतक की बेटी की तहरीर पर पत्नी उर्मिला और सुनील के खिलाफ हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इधर पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही उर्मिला और सुनील गांव से फरार हो गए और पुलिस काफी दिनों तक उनकी तलाश करती रही, लेकिन पुलिस के हाथ खाली नहीं थे। बता दें, धीरे धीरे मामला धूल पकड़ने लगा, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले में सख्ती दिखाई और दोनों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम का गठन किया गया। मुखाबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने मृतकों की पत्नी उर्मिला और उसके आश्रित सुनील को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। तो बता दें, अपने पति को अपने आशिक के साथ मिलकर मौत के घाट उसने उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण से हर कोई परेशान है, लेकिन इसका असर बच्चों पर ज्यादा हो सकता है। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 1 से लेकर 8 तक की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से चलाने के आदेश जारी कर दिए। व्यवस्था फिलहाल 8 नवंबर तक अनिवार्य रूप से लागू रहेगी। इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा सकती है। गौतम बुद्ध नगर जिला निरीक्षक धर्मवीर सिंह द्वारा जारी आदेश के मुताबिक स्कूलों में कहा गया है कि अगर संभव हो सके तो 9वीं और 12वीं कक्षाओं की पढ़ाई भी ऑनलाइन कराई जाए और आदेश पर बाहरी गतिविधियों जैसे खेल और प्रार्थना सभा और पूरी तरह से रोक लगाई गई है। सिंह ने कहा है कि सभी स्कूलों को 8वीं कक्षा तक पढ़ाई ऑनलाइन कराने के निर्देश दिया जाता है और उनसे संभव है कि 9वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से कराने को कहा गया है। नोएडा से सटे दिल्ली में फिलहाल स्कूलों को लेकर भी फैसला आ चुका है। बता दें कि 8 नवंबर तक वहां भी स्कूल बंद रहेंगे और साथ ही दिल्ली से भी ये फैसला सामने आया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन वहां ने कम पड़ जाएंगे, पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। हाँ, बच्चा हमारे पास है। तो आज शाम को ग्वालपाड़ी के पीछे 2,270,00,000 रुपए लेके आ जाइए। 2,270,00,000? वो ऑटो डबल भाड़ा मांगता है, कहता है रिटर्न सवारी नहीं मिलती। रैपिडो ऑटो ट्राई कीजिए ना इस बार, सबसे किफायती भी है और घर तक पिकअप भी कर लेगा। सब कुछ ऐप पर है। Rapido Auto. Forget meter. Enjoy every kilometer. नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। एनसीआर क्षेत्र में लगे प्रतिबंध के कारण भरतपुर में पैदा हुआ रोजगार का संकट, कई भत्ते हुए बंद। देवउठनी एकादशी से शुरू हुआ मांगलिक कार्यक्रम, कोटा में हुई तकरीबन 500 शादियां। उदयपुर में पर्यटकों ने तोड़े पिछले सारे रिकॉर्ड, अक्टूबर महीने में पहुंचे 2 लाख से ज्यादा टूरिस्ट। 12 में सीएम अशोक गहलोत ने गुजरात मॉडल को बताया हवा हवाई, कहा बीजेपी के खिलाफ भारी सत्ता विरोधी लहर।
1 करोड़ के बंगले में रहती हैं गौ माता राधा। शुद्ध देसी घी में मिलता है खाना। 4 लोग करते हैं इनकी देखभाल। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि राजस्थान के 2 जिले अलवर और भरतपुर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर में आते हैं और दिवाली से ही दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र की हवा की गुणवत्ता खराब होने पर औद्योगिक इकाइयों पर रोक लगाई गई है। इसी वजह से क्षेत्र में लगभग 125 ईंट के भट्टे खनन और खनन से संबंधित कार्यों पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग द्वारा लगाई गई रोक के कारण हजारों लोगों के आगे रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग ने वायु की गुणवत्ता खराब होने के कारण 29 अक्टूबर के आदेश को जारी कर दिया है। बता दें, जिसमें भरतपुर जिले के अग्रिम आदेश तक ईंट के भट्टे और खनन कार्य से जुड़ी सभी गतिविधियां पर रोक लगा दी है। सभी खनन पट्टों के लीज धारकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग के आदेश की पालना करें और अगर खनन क्षेत्र में कोई भी पट्टाधारी खनन कार्य करता पाया गया या खनन संबंधित गतिविधियां पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग ने जिले में लगभग 125 ईंट भट्टे को बंद करने के लिए कहा है। इन सभी ईंट भट्टे को 15 अक्टूबर से 15 फरवरी तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग द्वारा बंद किए गए भट्टे से लगभग 3500 मजदूरों को अपने परिवार का लालन पालन करने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके आगे रोजगार का संकट खड़ा हो गया। ईंट भट्टों पर अन्य राज्यों से आकर मजदूरी करने वाले मजदूरों को अब अन्य कार्य तलाशना पड़ेगा। राजस्थान के कोटा में देवउठनी एकादशी मनाई गई और इसके साथ ही चतुर्मास और श्री हरि विष्णु शयन काल खत्म हो जाएगा। इसके बाद शुभ विवाह और अभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इस बार देवउठनी एकादशी के शुक्र अस्त होने से विवाह आदि शुभ कार्य में शुक्र उदय होना जरूरी है। शुक्र तारा 30 सितंबर को अस्त हो चुके हैं और जो 24 नवंबर को उदय होंगे। सभी शुभ कार्य में ग्रह नक्षत्र और तारों की स्थिति को देखकर ही शादी के मुहूर्त तय किए जाते हैं। इस वजह से विवाह आदि शुभ कार्य 24 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। नवंबर में 28-29 को शादी का शुभ मुहूर्त रहेगा और देव उठनी एकादशी के बाद ये 2 दिन ही नवंबर में आते हैं जो शुभ हैं। वैसे तो लग्न पत्रिका के अनुसार ग्रह अनुकूल होने पर विवाह होंगे। वहीं दिसंबर में 2 तारीख 4, 7, 8, 9 के सावे रहेंगे। और बता दें कि देव उत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह की भी अप्रथा है और इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से करवाया जाता है। इस विवाह को भी सामान्य विवाह की तरह धूमधाम से किया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु की अप्रिय है और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी को जरूर शामिल किया जाता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। माना जाता है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती उन्हें अपने जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्यादान जरूर करना चाहिए। इसके पुण्य की प्राप्ति होती है। शहर में शुक्रवार को शादियों की धूम रही और कई जगह जाम भी लगे रहे। सुबह से ही बैंड बाजों की आवाजों के साथ गली मोहल्लों में गूंज रही थी। जिस पर भी शादी थी वहां नए परिधान सजावट शादी की साज सज्जा तैयारियां हो रही थी। इसी कार्यक्रम के लिए ऐलान